हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीबीसी के ऑर्डर नंबर 32। ऑर्डर नंबर 32 जो है वो बताते हैं सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनस एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, हमने इसके बाद किया है सूट्स रिलेटेड टू मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली, ये हमने आज सच किया नहीं है। उसके बाद है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स। ठीक है, इंडिजेंट पर्सन्स वाला सूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक हमने किया है। ठीक है, इंडिजेंट पर्सन के पहले आता है माइनर्स वाला। ठीक है, 33 इंडिजेंट पर्सन, 32 जो है माइनर्स वाला। अब हम इसके जल्दी से ट्रिक्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो माइनर जो है वो छोटा है, उसके पास कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह की कैपेसिटी नहीं है, तो वो सू कर नहीं सकता या फिर डिफेंस भी नहीं ले सकता। ठीक है, वो प्लेंटिव भी नहीं बन सकता, वो डिफेंडेंट भी नहीं बन सकता। तो अब जो है प्लेंटिव और डिफेंडेंट कौन बनेगा हम वो देखेंगे। तो देखो रूल नंबर 1, 2 इन सब में क्या है, इससे रिलेटेड है कि सूट जो है वो फाइल कर रहा है, इसीलिए इधर जो है रेड कलर नहीं है, पर इधर रेड कलर क्यों है, ये डिफेंडेंट के रिलेटेड है ना। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 बताता है माइनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। अब ये देखो, ये माइनर है, ये इसका नेक्स्ट फ्रेंड है। ठीक है, दिल बना हुआ है। ठीक है, तो माइनर कैसे सू करेगा, ये सिलाई धागा है, माइनर कैसे माइनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट फ्रेंड है। अब देखो फ्रेंड कोई बोलेगा ना, भाई मेरी एप्लीकेशन लिख दे, भाई मेरा वो कर दे। जैसे माइनर होता है वो दारू नहीं ला सकता क्योंकि वो छोटा होता है, बोलता है यार यार बियर ला दे, और मैं तो छोटा हूँ, मेरी लीगल एज नहीं है ना। तो वही होता है, नेक्स्ट फ्रेंड कोई बोलेगा ना वो। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 2, वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लेन टू बी टेकन ऑफ द फाइल। अब देखो क्या है, इसमें जो है नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, क्रॉस लगा दिया गया है ना, सूट माइनस नेक्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू प्लेन टेकन ऑफ, वही हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है रूल 2A। रूल 2A भले ही लगेगा तुम्हें इससे रिलेटेड है, पर रूल 2A ना रूल 1 से रिलेटेड। इसमें क्या है, सिक्योरिटी जो है वो ली जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो उससे सिक्योरिटी ली जाएगी जब भी ऑर्डर किया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रूल 3 में। रूल 3 देखो डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट। अब देखो ये माइनर है, ये डिफेंडेंट है, रेड से बना हुआ है, तो ये कौन होगा, ये गार्जियन होगा। कौन होगा, गार्जियन एंजल, वो उसको बचाएगा, बेटा हम तुमको जेल नहीं जाने देंगे, तुम चिंता मत करो, है ना। गार्जियन एंजल है ये इसका। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रूल 3A, डिक्री अगेंस्ट माइनर। ठीक है, डिक्री अगेंस्ट माइनर नॉट टू बी सेट असाइड अनलेस प्रेजुडिस हैज बीन कॉज्ड बाय हिज इंटरेस्ट। अब देखो डिक्री जो है माइनर के अगेंस्ट जो है वो सेट असाइड नहीं की जाएगी अनलेस क्या है, प्रेजुडिस हैज बीन कॉज टू हिज इंटरेस्ट। देखो डिक्री अगेंस्ट माइनर जो है वो सेट असाइड नहीं की जाएगी। अरे बच्चा है इसको छोड़ दो, डिक्री उसके अगेंस्ट आई तो क्या हुआ, पर जनरली तो नहीं की जाएगी, पर तब की जा सकती है जब क्या है, उसका जो है इंटरेस्ट प्रेजुडिस हो जाए, है ना, प्रेजुडिस हो जाए। तो यहां तक आते हैं हम। रूल नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया, इसके साथ 2A भी है और इसके साथ 3A भी है। इसमें क्या एज अ प्लेंटिफ है, एज अ डिफेंडेंट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन बताता है नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन से रिलेटेड प्रोविजंस जो है। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो रूल नंबर 4 में आता है। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर, सॉरी रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 बताते हैं हु में एक्ट एज, देखो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि कौन नेक्स्ट फ्रेंड बनेगा। यार देखो गार्जियन तो पता है कि कौन अपॉइंट करेगा, अब ये है कि कोर्ट बोलेगा ये नेक्स्ट फ्रेंड नहीं बन सकता, ये खुद तुम्हारी तरह बच्चा है, लंबा लगता है तो क्या हुआ, हाइट लंबी तो क्या हुआ, बड़ा हो गया भग। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड कौन होगा, उसकी कुछ गाइडलाइंस है, वो कोर्ट बताएगा। अब तुम ये भी बोलोगे इधर आना चाहिए गार्जियन कौन होगा, नहीं यार गार्जियन तो कोर्ट खुद अपॉइंट करेगा, तो उसमें कोर्ट को कुछ ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे लिए सीपीसी में बताए कि कौन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक प्रोविजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन। नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन का क्या, रिप्रेजेंटेशन, रिसिप्ट फॉर सूट और प्रॉपर्टी अंडर डिक्री, या फिर क्या है एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गार्जियन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन। इसमें क्या है, रिसिप्ट बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन, रिसिप्ट है किससे, नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन। इसके बाद क्या है, फॉर द सूट और प्रॉपर्टी अंडर डिक्री फॉर माइनर। इसके बाद क्या है, एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। एग्रीमेंट है या फिर कॉम्प्रोमाइज है किससे, नेक्स्ट फ्रेंड से, है ना, फॉर द सूट। फिर इसके बाद ये तो हो गया 7 तक। अब इसके बाद आता है 8, 9, 10। अब देखो नेक्स्ट फ्रेंड के हिसाब से ना बड़े क्वेश्चंस फंस रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मान लो नेक्स्ट फ्रेंड रिटायर हो गया, मान लो नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर दिया, फिर तो क्या हो जाएगा, 8 और 9 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएंगे। इसके लिए जो है इन्होंने 3 रूल्स लिए हैं। अब सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए आप इसमें 3 रूल्स लिए, 8 है रिटायरमेंट, 9 है रिमूवल, 10 है स्टे। स्टे क्यों हो जाएगा, रिटायरमेंट और रिमूवल पे स्टे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे 8, 9, 10। अब इसके बाद आता है रूल नंबर 11। ठीक है,
रूल नंबर 11 बताता है रिटायरमेंट, रिमूवल या फिर डेथ। किसके बारे में? गार्जियन एंजल के बारे में। अब देखो गार्जियन एंजल के बारे में एक ही रूल में कवर कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग रूल नंबर 12, 13, 14, 15, 16। ये बस इतने रूल्स बचे हैं। रूल नंबर 12 में यह है कि मान लो अब देखो गार्जियन एंजल वाली फलान टिमकाना वाली बातें खत्म हो गई है। अब आते हैं माइनर जो है बड़का हो गया है, छुटका बहुआ बड़का बहुआ हो गया है ना। छोटा बच्चा बड़ा बच्चा हो गया, माइनर जो है वो मेजर हो गया है रूल 12 में। तो क्या होगा? अब या तो वो क्या करेगा, सूट रेपुडिएट करेगा, या तो बोलेगा अरे ये तो यार ये अनरीजनेबल इम्प्रॉपर सूट है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा? हालांकि ये तीनों अलग अलग हैं, पर इन सब सिचुएशंस में क्या क्या होगा वो है। फिर इसके बाद क्या रूल 15 में, रूल 1 to 4 जो है वो अनसाउंड माइंड में अप्लाई होता है क्या है। और फिर 16 में सेविंग। 15, 16 जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। रूल 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। और हु इज माइनर, हु इज नेक्स्ट फ्रेंड, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक बार अच्छे से करते हैं। चलिए अब हम आते हैं बेयर एक्ट की रीडिंग पे। ऑर्डर 32, सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो अब हम इसमें सारे रूल्स करते हैं इसके। रूल नंबर 1 है माइनर टू स्यू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। हम लोग ने इसका किया था कि देखो पहले माइनर जो है वो कैसे स्यू करेगा, वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू स्यू करेगा। तो अब देखो इसमें नेक्स्ट फ्रेंड के बारे में कि देखो जो सूट होगा इंस्टीट्यूट होगा उसके नाम पे बाय अ पर्सन हु इन सच सूट शैल बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, ऑफ द माइनर। नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर जो है वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। क्यों? क्योंकि वो कर सकता है ऐसा, उसके पास कैपेसिटी है, लीगल कैपेसिटी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 2, वो बोलता है वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड। अब देखो जहां पे नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, अब नेक्स्ट फ्रेंड अगर नहीं है तो वहां पे क्या होगा? नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है तो वहां पे होगा कि देखो डिफेंडेंट बोलेगा कि जे देखो इनका तो नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है। अगर उसका नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है तो फिर इसके बाद फिर वो बोलेगा कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर लो, प्लेन टू बी टेकन ऑफ द फाइल विद कॉस्ट टू बी पेड बाय द प्लीडर। अब देखो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है दैट कॉस्ट मस्ट बी पेड बाय द प्लीडर और अदर पर्सन बाय हुम इट वॉज प्रेजेंटेड। ठीक है, वो कॉस्ट जो है वो प्लीडर ही पे करेगा या फिर जिसने प्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो प्लीडर जो है एक सूट में होता है जो बोल देगा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ किड, उसके नाम पे कुछ है एंड प्लीडर को थोड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है, उसको लग रहा है कि ठीक है सूट फाइल कर दो, तो उसी अगर वो डिफेंडेंट को परेशान करता है इस चीज से तो उसी को वो पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसके बाद नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन शैल बी गिवन to such person and the court after hearing the objections if any may make such order in the matter as it thinks fit। ठीक है, नोटिस वगैरह जो है वो इस एप्लीकेशन की दे दी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद रूल 2A है सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड व्हेन सो ऑर्डर्ड। ठीक है, अब देखो सूट किया है तुमने, उसके बाद सिक्योरिटी भी तुम ही दोगे। क्यों दोगे? डिफेंडेंट के खर्चे के लिए दोगे। तो कौन देगा? नेक्स्ट फ्रेंड देगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, उसके पास कैपेसिटी है। इसमें बस वही है कि कोर्ट क्या है, किसी भी स्टेज पे क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है नेक्स्ट फ्रेंड को क्या देने के लिए, सिक्योरिटी देने की या फिर पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट। ठीक है, इनकर्ड बाय द डिफेंडेंट इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट, ये तो जनरल रूल है। अब इसके बाद एक्सेप्शन ये आ जाता है कि मान लो अगर वो इंडिजेंट पर्सन है, तो अब देखो इंडिजेंट पर्सन के सारे प्रोविजंस तो इसमें लिखेंगे नहीं, उसको एज एन इंडिजेंट पर्सन के प्लेंट की तरह उसको डील कर लिया जाएगा। ठीक है, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन किसमें है? ऑर्डर नंबर 33। ठीक है, अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन किसमें? ऑर्डर नंबर 44। बस इतना याद रखना है। और वो कौन देगा? गवर्नमेंट देगी उसकी फीस। बस इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 अब किसके बारे में बताता है? वो बताता है कि जहां पे जो माइनर है वो डिफेंडेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफेंडेंट अगर वहां पे डिफेंडेंट आ रहा है तो उधर क्या आएगा? जी, यानी कि गार्जियन आएगा। तो अब देखो गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट। ठीक है, गार्जियन है सूट का। देखो गार्जियन अपॉइंट होगा अगर डिफेंडेंट जो है वो माइनर है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आती है, एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर द सूट में बी ऑब्टेन। कैसे ऑब्टेन होगा? अपॉन एप्लीकेशन इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर और बाय द प्लेंटिफ। वैसे तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार जो हाईलाइटेड है वो एक बार जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, अब एप्लीकेशन किस चीज के लिए होगी? एफिडेविट। वो क्या वेरीफाई करने के लिए होगी? द फैक्ट दैट द प्रपोज गार्डियन हैज नो इंटरेस्ट इन द मैटर्स। देखो पहला तो क्या गार्जियन को अपॉइंट करना है, फिर दूसरी चीज उसमें एफिडेविट भी डालो कि जो गार्जियन है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है सूट में, वो एक निर्दलीय पार्टी की तरह है, यानी कि उसका कोई दल नहीं है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो बोनाफाइडली उस सूट में किसके लिए है? वो माइनर को सपोर्ट करने के लिए है ना।
ठीक है, और वो एक फिट पर्सन है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, फिट पर्सन है, ये क्या वेरीफाई करेगा, एफिडेविट वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है नोटिस दिया जाएगा। नोटिस किसको दिया जाएगा, टू एनी गार्जियन ऑफ द माइनर अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दैट बिहाफ और वेयर देयर इज नो सच गार्डियन। अगर देखो एक तो गार्जियन है उसको क्या है, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, अगर गार्जियन नहीं है तो उसके जो फादर होंगे, फादर मदर जो भी हैं, उसके पेरेंट्स जो होंगे, नेचुरल गार्जियंस जो होते हैं, उन्हें इस चीज़ का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, कि ऑफ द माइनर और वेयर देयर इज नो फादर mother or other natural guardian to the person in whose care the minor is, and after hearing any objection which may be urged on behalf of any person served with notice under this sub rule। तो इसमें क्या, no order shall be made on any application under this rule except upon notice। अब देखो इस रूल में कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं किया जाएगा जो बिना जानकारी के कर दिया जाए, यानी कि हर चीज की नोटिस जो है उस बच्चे के, यानी कि उस माइनर के गार्जियन के पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या, कोर्ट में इन एनी केस इफ इट थिंक्स इट इशू नोटिस अंडर सब रूल। देखो नोटिस के बारे में यह है कि नोटिस जो है वो इशू करनी होगी। नेक्स्ट इसके बाद रूल 5 है, अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सब रूल 1 टू बी गार्जियन फॉर द सूट फॉर अ माइनर, ठीक है, वो गार्जियन होगा फॉर अ माइनर, शैल अनलेस हिज अपॉइंटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय रिटायरमेंट और रिमूवल और डेथ कंटिन्यू एज सच थ्रू आउट ऑल प्रोसीडिंग्स अराइजिंग आउट ऑफ द सूट, ठीक है। इसमें क्या होगा, पर्सन जो अपॉइंटेड होगा एज अ गार्जियन फॉर द सूट फॉर माइनर शैल अनलेस इज अपॉइंट, अब देखो जब तक उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो टर्मिनेट नहीं होती, रिटायरमेंट नहीं होता, रिमूवल नहीं होता, डेथ नहीं होता, तो वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, जब तक वो फिट पर्सन ना ढूंढ ले। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 3A, डिक्री अगेंस्ट माइनर नॉट टू बी सेट असाइड अनलेस प्रेजुडिस हैज बीन कॉज टू हिज इंटरेस्ट। अब देखो क्या है, देखो 3 में क्या है, वो डिफेंडेंट है, 3A में क्या है कि उसके अगेंस्ट डिक्री आ गई है। अब देखो नॉर्मली ये तो देखो हर जगह कोर्ट में ये नहीं बोल सकते हैं कि देखो बच्चा है छोड़ दो, है ना, वैसे ही रूल 3 में भी यही बोला गया है इन इंग्लिश कि देखो बच्चा है तुम उसे हर जगह छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। डिक्री अगेंस्ट माइनर नॉट टू बी सेट असाइड अनलेस प्रेजुडिस। अब वो प्रेजुडिस कैसा होगा, बस हमें उसके बारे में जानना है। तो वो प्रेजुडिस किसके जैसा होगा, वो प्रेजुडिस होगा फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फ्रेंड है या फिर गार्जियन है, स्पेशली मान लो गार्जियन है, गार्जियन ने अगर कुछ ऐसा गलत किया है तो उसके अगेंस्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, अगर गार्जियन ने कुछ गलत किया है तो प्रेजुडिस हो जाएगा, तो वो सेट असाइड हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस उस माइनर की साइड से कोई गलती नहीं हुई है, माइनर के अगेंस्ट, माइनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तब तक वो चीज सेट असाइड नहीं होगी। तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा एक रीडिंग से। नो डिक्री पास्ड अगेंस्ट अ माइनर शैल बी सेट असाइड मेरली ऑन द ग्राउंड दैट द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन for the suit of the minor had an interest in the subject matter of the suit। उसका इंटरेस्ट था सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में, adverse to that of the minor। अब देखो ये जो adverse है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द गार्जियन और द नेक्स्ट फ्रेंड मस्ट बी adverse, किसके लिए, सेट असाइड करने के लिए, है ना जी। तो बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि adverse होना चाहिए उनका वो। बाकी अब हम आते हैं इसके 2 पे, सेकेंड रूल सब रूल 2 पे, नथिंग इन दिस रूल शैल प्रिक्लूड द माइनर फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर एनी लॉ बाय रीजन ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट रिजल्टिंग इन प्रेजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर, ठीक है। क्या है कि देखो जो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन है, अगर वो क्या करते हैं, कुछ ग्रॉस, देखो माइनर नेग्लिजेंस इज ओके बट ग्रॉस मिसकंडक्ट, ग्रॉस नेग्लिजेंस इट्स वेरी मच, ठीक है। आप कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर सकते हो जिससे इंसान अपना पूरा एक सूट हार जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम रूल 4 पे, हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट। अब देखिए इसकी जो मैंने ट्रिक्स करवाई थी उसमें मैंने सिर्फ नेक्स्ट फ्रेंड लिखा था, ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ नेक्स्ट फ्रेंड लिखा था। अब उसको एडिट करके क्या है, उसकी जगह आप नेक्स्ट फ्रेंड प्लस गार्जियन कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ नेक्स्ट फ्रेंड लिखा था, इसमें ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन वाला साइन लगा के जी लिख दीजिए, ठीक है, गार्जियन, ठीक है। इसमें क्या है, ये हटा दो ये, या फिर इसको रेड पेन से एक और चीज बना दो कि कौन होगा नेक्स्ट फ्रेंड प्लस गार्जियन। गिव मी 1 सेक, ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट फ्रेंड, ये हो गया गार्जियन, ठीक है। कौन होगा नेक्स्ट फ्रेंड, कौन होगा गार्जियन, अब ये कैसे पता चलेगा हमें। अब इसके लिए हम पढ़ते हैं रूल नंबर, कौन सा, रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 में ये बताया गया है कि देखो एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स है बस उतने याद रख लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि किस में आ गए हम लोग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वापस आ गए, है ना, 11 वाले में।
तो इसमें आगे साउंड माइंड होना चाहिए, मेजॉरिटी अटेन करनी होगी, या फिर इसके बाद सच पर्सन इज इंटरेस्ट उसका जो है वो एडवर्स नहीं होना चाहिए। ये तो क्या हो गया सेक्शन 11 हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स के। फिर ये क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन जो है वो एडवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एडवर्स नहीं होना चाहिए किसके, टू दैट ऑफ द माइनर, एंड दैट ही इज नॉट इन द केस ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड अ डिफेंडेंट। अब देखो नेक्स्ट फ्रेंड के केस में वो डिफेंडेंट नहीं है, और फिर इसके बाद गार्जियन के केस में वो प्लेंटिफ नहीं है ना। ये 4 चीजें हो गई है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। कौन कौन सी, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजॉरिटी अटेंड होनी चाहिए, फिर इसके बाद एडवर्स जो है वो उसका इंटरेस्ट एडवर्स नहीं है किसके, माइनर के, और फिर इसके बाद अगर वो अगर डिफेंडेंट का केस है, सॉरी नेक्स्ट फ्रेंड का केस है तो वो डिफेंडेंट नहीं है, यानी कि ऑपोजिट पार्टी में नहीं है ना, और अगर गार्जियन का केस है तो वो प्लेंटिफ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद सब रूल 2 बोलता है इसका कि अब देखो गार्जियन जो है वो अपॉइंट ऐसे होना चाहिए, गार्जियन नेक्स्ट फ्रेंड, कि माइनर के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि देखो where a minor has a guardian appointed or declared by the competent authority, no person other than such guardian shall act as the next friend। कोई और ऐसे एक्ट नहीं करेगा नेक्स्ट फ्रेंड की तरह of the minor or be appointed his guardian unless the court considers reasons to be recorded। क्या है, अगर reasons है कि that it is for the minor's welfare, अगर minor के welfare के लिए है तो ठीक है, आप कर सकते हो किसी और को अपॉइंट। अनटिल एंड अनलेस अपॉइंट कर दिया गया है तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है कोर्ट का, है ना। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट है सब रूल 3, नो पर्सन शैल विदाउट हिज कंसेंट बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट। ठीक है, किसी और इंसान को बिना कंसेंट का, क्यों किसी को बिना पूछे तुम बयाना दे रहे हो किसी चीज का, है ना। फिर इसके बाद आता है रूल 4, सब रूल 4। देखो सब रूल 4 थोड़ा सा बड़ा है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। वेयर देयर इज नो अदर पर्सन फिट, कोई और पर्सन फिट नहीं है और कोई इंसान जो है वो विलिंग है कि मुझे बना दो, मुझे बयाना चाहिए, मुझे बना दो गार्जियन, ठीक है, मुझे बना दो। तो फिर उसके बाद क्या है, द कोर्ट में अपॉइंट एनी ऑफ इट्स ऑफ। देखो पहला तो क्या है कि कोई नहीं बनने को तैयार है तो पहला तो कोई क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, अपॉइंट अपने ऑफिसर्स को, such guardian, and may direct that the cost to be incurred by such officer in the performance of his duty as such guardian shall be borne either by the parties। अब देखो कोई किसी ऑफिसर को बनाया है तो फिर इसके बाद उसके पैसे कौन देगा, कोई पार्टी देगी, और बाय एनी वन ऑफ मोर ऑफ द पार्टीज टू द सूट और आउट ऑफ एनी फंड्स। ठीक है, पहला तो क्या है पार्टीज देंगे, या फिर दूसरा है कि कोई भी फंड्स कहाँ से आएंगे, माइनर के इंटरेस्ट से आएंगे, माइनर की प्रॉपर्टी से आएंगे। ठीक है, एंड may give directions for the repayment or allowance of such costs as justice and the circumstances of the case may require। अब देखो तुम जिसको अपॉइंट कर रहे हो उसको पैसा तो पे करोगे ना। अब जैसे मैंने बताया था कि कोई खुद से आ रहा है, खुद से बनना चाह रहा है उसका वो गार्जियन, तो उसके बारे में शायद उसके बारे में आगे है, ठीक है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। अब देखो ये वो वाले आ गए कि हमने क्या बनाया था, एक ट्रायंगल टाइप बनाया था कि रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, रिसिप्ट हो रही है, और फिर इसके बाद क्या एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, तो रूल नंबर 5 में है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। अब देखो अनटिल एंड अनलेस, देखो एप्लीकेशन, देखो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना रिप्रेजेंटेटर, वो हर चीज के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। ये करवा दो, ठीक है, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटर करवा देगा, वो काम करवा दो, ठीक है, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटर करवा देगा। तो हर काम जो है वो रिप्रेजेंटेटर करवा सकता है। अनटिल सिर्फ एक काम है जो रिप्रेजेंटेटर नहीं करवा सकता है, वो इसके एक्सेप्शन में दिया गया है, वो है स्टे ऑन रिमूवल। ठीक है, अगर किसी को हटा दिया गया है तो उसके बाद सूट स्टे कर दो उसकी एप्लीकेशन के अलावा, वो किसमें, रूल 10 सब रूल 2 में दी गई है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एवरी ऑर्डर मेड इन अ सूट और इन एनी एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट इन और बाय एनी माइनर इन सच अ वे कंसर्न्ड और अफेक्टेड विदाउट सच माइनर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ नेक्स्ट फ्रेंड डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन वेयर द प्लीडर ऑफ द पार्टी। अब देखो जो जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज कर दिया जाए। अब रूल 6 है, रूल 6 है रिसिप्ट। रिसिप्ट पता है क्या होता है, बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिग्री। अब देखो एलओसी लिखा है मैंने इस पे, एलओसी मतलब क्या होता है, लीव ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोई भी किसी का पैसा इधर उधर नहीं कर सकता अंटिल देयर इज लीव ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो लीव ऑफ कोर्ट लेगा कि क्या मैं मनी या फिर इसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कुछ भी है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर क्या इधर उधर कर सकता हूं, है ना। ये चीज है किस चीज में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम कहीं भी कर लोगे, किसमें कर लोगे, अंडर अ डिग्री और ऑर्डर इन फेवर ऑफ द माइनर। ठीक है, माइनर के हित के लिए तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा लीव ऑफ द कोर्ट ले लो। नेक्स्ट है वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, अगर अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है,
और गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया गया है, स्टिल उसको क्या है, पैसा मिल रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह मिल रही है, तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट शैल रिक्वायर कि इफ इट ग्रांट्स हिम लीव टू रिसीव द प्रॉपर्टी रिक्वायर सच सिक्योरिटी एंड गिव सच डायरेक्शंस एज विल इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंटली प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको क्या बोलेगा कि भैया प्रॉपर्टी जो है सिक्योरिटी दो, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट करनी है। अब वो ले गया उसकी प्रॉपर्टी तो बउआ बउआ बना के उसको, है ना, छोटा बच्चा है तो कुछ भी कर लेगा। नेक्स्ट इसके बाद है कौन बचाएगा, कोर्ट बचाएगा। एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज, उसके नीचे के क्लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोविजो वगैरह दिया हुआ है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड, आपको पढ़ना तो आप एक बार पढ़ लो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे ही। बट अब हम आते हैं रूल 7 में, एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। अब देखो इसमें एग्रीमेंट है, कॉम्प्रोमाइज है, कैसे, अब ये कैसे लिया सकता है, इसमें भी हमने क्या लिखा है, एलओसी लिखा है, यानी कि लीव ऑफ द कोर्ट। अब इसको पढ़ लेते हैं, नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट शैल विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कि क्या लगेगी, लीव ऑफ द कोर्ट लगेगी, किस लिए, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। ठीक है, विद रेफरेंस टू द सूट इन विच ही एक्ट्स एज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन। सिंपल है कि लीव ऑफ द कोर्ट लगेगी। नेक्स्ट इसके बाद रूल 1 है, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, किस चीज की एप्लीकेशन, लीव के लिए, है ना, शैल बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट। अब तुम सिर्फ एप्लीकेशन नहीं दोगे, एफिडेविट भी दोगे, किस चीज के एफिडेविट दोगे, of the next friend or the guardian for the suit as the case may be, and also if the minor is represented by a pleader by the certificate, अगर pleader है तो क्या हो जाएगा, certificate जाएगा of the pleader to effect that the agreement or compromise proposed is in his opinion for the benefit of the minor। तुम्हारे ओपिनियन में ये माइनर के बेनिफिट में है, हम इसको ऐसे नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा कि तुम अपने ओपिनियन से बताओ, इन हिज ओपिनियन, किसके ओपिनियन में, नेक्स्ट फ्रेंड, गार्जियन और प्लीडर। ठीक है, प्लीडर को तो सर्टिफिकेट देगा, बाकी दो लोग एफिडेविट देंगे। नेक्स्ट इसके बाद प्रोविजो है कि प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियन सो एक्सप्रेस्ड वेदर इन द एफिडेविट और इन द सर्टिफिकेट शैल नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एग्जामिनिंग वेदर द एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज प्रपोज इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। अब देखो कोर्ट, भैया कोर्ट भी थोड़ी वो है, नई नई तो आई नहीं है, नई नई तो बनी नहीं है, फिर वो भी देखें कि ये क्या सच में बेनिफिट के लिए है या नहीं है। अब इसको ज्यादा डीप में याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार प्रोसीजर जो है ना आपको पता होना चाहिए, है ना, इसलिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल 8 एंड रूल 9। रूल 8, रूल 9 और रूल 10, ये तीनों भी साथ में कनेक्टेड है। इसमें मैंने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है, बस इसमें सिंपल सी ये चीज है कि अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसको अपना रिप्लेसमेंट लाना होगा। ठीक है, रिटायर हो रहा है तो रिप्लेसमेंट लाना होगा, पर उसको प्लस उसको क्या है, एफिडेविट देना होगा। क्या है, रिप्लेसमेंट प्लस उसको एफिडेविट देना होगा। ठीक है, इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू नेक्स्ट फ्रेंड शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट शोइंग द फिटनेस ऑफ द पर्सन प्रपोज्ड एंड आल्सो दैट ही हैज नो इंटरेस्ट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर। इस चीज का एफिडेविट देना है नए वाले को कि भैया हमारा इंटरेस्ट जो है वो सही है। ठीक है, एफिडेविट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अब क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड जो है निकाले जा रहे हैं, अब उसमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड में देखते हैं क्या किया जाता है। देखो, वेयर इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर इज एडवर्स। अब क्या है, इंटरेस्ट जो है माइनर का जो है एडवर्स है टू दैट ऑफ द माइनर। अब देखो रिमूवल क्यों ही होगा, कुछ गलत होगा, कुछ दिक्कत होगी तभी रिमूवल होगा, तो एडवर्स है अगर, तो क्या हो जाएगा, किस चीज से, कनेक्टेड with a defendant whose interest is adverse to that of the minor as to make it unlikely that the minor's interest will be properly protected। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखो कोर्ट का पर्पज ये है कि वो माइनर को जस्टिस दे सके। ठीक है, फेयर ट्रायल दे सके, फेयर जो कुछ भी हो रहा है वो दे सके। ठीक है, फेयर जजमेंट दे सके, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब इसमें प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है, एडवर्स इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद क्या वो एक और चीज है कि वो इंडिया में रिसाइड ही करना बंद कर दिया, तो ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो क्या है, उसका रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो इसके रिमूवल के लिए क्या होगा, एप्लीकेशन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर और बाय अ डिफेंडेंट फॉर हिज रिमूवल। ठीक है, उसके रिमूवल के लिए क्या है, एप्लीकेशन होगी। A court जो है is satisfied of the sufficiency of the cause assigned may order the next friend to be removed। अब क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर देंगे अकॉर्डिंगली, और फिर कॉस्ट वॉस्ट वगैरह डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट अ गार्जियन अपॉइंटेड। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो गार्जियन अपॉइंटेड नहीं है और डिक्लेयर्ड बाय एन अथॉरिटी competent in this behalf and an application is made by a guardian so appointed or declared। अब देखो निकाला तो हो गया है, और फिर इसके बाद इसमें क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड गार्जियन जो है वो क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड गार्जियन जो है वो अपॉइंट नहीं किया गया प्रॉपर प्रोसीजर से, और फिर कोई एक इंसान है गार्जियन सो अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड हु डिजायर्स टू बी हिमसेल्फ अपॉइंटेड इन द प्लेस। अब जो खुद डिजायर करता है कि भैया मुझे अपॉइंट कर लो ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, द कोर्ट शैल रिमूव द नेक्स्ट फ्रेंड अनलेस इट कंसिडर्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट दैट द गार्जियन ought not to be appointed the next friend
ऑफ द माइनर एंड शेल देयर अपॉन अपॉइंट द एप्लीकेंट टू बी नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, वो एप्लीकेंट को बना देगा नेक्स्ट फ्रेंड इन हिज प्लेस अपॉन सच टर्म एज टू कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इन द सूट एज इट थिंक्स फिट। अब इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें बस ये है कि नेक्स्ट फ्रेंड वांट्स टू बी द गार्जियन ऑफ द सूट। नेक्स्ट फ्रेंड क्या चाहता है कि भैया मुझे यार गार्जियन बना दो, तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन नंबर 10 जो है वो पूरा ही पूरा इससे रिलेटेड है कि सेक्शन नंबर 9 रूल नंबर 9 और रूल नंबर 8 से रिलेटेड है। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स किसमें, रिमूवल में 8 और 9 दोनों में, ठीक है। तो इसमें क्या, ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ। अब इसमें 3 चीजें याद रखनी है, रिटायरमेंट RRD, ठीक है। रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ डेथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी स्टेड। इसमें क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ नेक्स्ट फ्रेंड इन दिस प्लेस, अंटिल उसके अपॉइंटमेंट तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेयर द प्लीडर ऑफ सच माइनर ओमिट्स विद इन। अब देखो अगर प्लीडर क्या करता है, ओमिट करता है रीजनेबल टाइम में क्या डालना कि न्यू फ्रेंड अपॉइंट करो, ठीक है। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द माइनर और इन द मैटर इन सच इशू में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन एंड द कोर्ट में अपॉइंट सच पर्सन। अब देखो क्या है ना, टाइम विद इन टाइम रहते, टाइम देखो ब्रीविटी, देखो टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट एसेंस है जजमेंट का, और टाइम रहते उसने क्या किया, नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करने के लिए नहीं डाला। तो मान लो उसका कोई खुद का आदमी है, वो बोल रहा है कि हमें नेक्स्ट फ्रेंड बनना है, अब जल्दी से इस सूट को खत्म करो, हमें बयान ले लेंगे, तो उसको क्या फॉर्मेलिटीज के बाद उसको नेक्स्ट फ्रेंड बना दिया जाएगा। अब इसके बाद इसी सेगमेंट में है रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ गार्जियन। अब इसको जो है मैंने रेड पेन से मार्क किया है, क्यों, क्योंकि ये गार्जियन से रिलेटेड है, यानी कि डिफेंडेंट वाले पार्ट से। तो इसमें भी ये है कि क्या है, गार्जियन जो है वो डिजायर करते हैं रिटायर होने के लिए, या फिर सफिशिएंट, देखो वेयर द गार्जियन ऑफ द सूट डिजायर्स टू रिटायर और डज नॉट डू हिज ड्यूटी, रिटायर होना चाहता है तो ड्यूटी नहीं करता तो रिमूवल हो जाएगा। और वेयर अदर सफिशिएंट ग्राउंड इज मेड टू अपीयर द कोर्ट में परमिट सच गार्जियन टू रिटायर, may remove him and make such order as to cost, ठीक है, पैसों के लिए कोई ऑर्डर कर देगा as it thinks fit। where the guardian for the suit retires, गार्जियन सूट के लिए जो है वो रिटायर हो जाता है, मर जाता है या रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, कोर्ट क्या करेगा, अपॉइंट करेगा न्यू गार्जियन इन इस प्लेस। बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है इसमें कि हट जाएगा तो पैसा दे दो, पेंडेंट है, पेंडेंसी है तो फिर इसके बाद भैया नया अपॉइंट करो। नेक्स्ट इसके बाद है रूल 12, रूल 13, रूल 14, रूल 12, रूल 13, रूल 14, ठीक है। अब इसमें है देखो, अब देखो रूल 12, रूल 13, रूल 14 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, अब जो माइनर है वो माइनर नहीं रहा, अब ये वो गुड्डू नहीं रहे हैं, है ना, ठीक, ये वही चीज है। कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। अब क्या है, अ माइनर प्लेंटिफ और माइनर और अ माइनर नॉट अ पार्टी टू अ सूट ऑन हुज बिहाफ एन एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ठीक है, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। अब देखो मेजोरिटी हो जाती, मान लो आप बड़े हो जाओगे तो आप चूज करते हो ना कि कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करना है, घर का बिजनेस संभालना है, तो आपके पास कौन सी वो आ जाती है पावर, इलेक्शन पावर आ जाती है। इसमें भी माइनर बड़ा हो गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट करेगा कि उसे क्या करना है, या इलेक्ट करेगा कि भैया हमें प्रोसीड करना है सूट के साथ, ठीक है। तो क्या करेगा, ही शैल अप्लाई फॉर एन ऑर्डर डिस्चार्ज द नेक्स्ट फ्रेंड। अब भैया हमें नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत नहीं है क्योंकि भैया बड़े हो गए अब, है ना। एंड फॉर लीव टू प्रोसीड विद हिज ओन नेम, अब क्या है, अपने ही नाम से करेगा। फिर इसके बाद क्या है, इसमें टाइटल ऑफ द वगैरह भी करेक्ट हो जाएगी, क्या ए बी लेट अ माइनर बाई सी डी हिज नेक्स्ट फ्रेंड बट नाउ हैविंग अटेन्ड मेजोरिटी, ठीक है, इतना याद रखना, बस इतनी सी चीज है कि नाम वाम वगैरह चेंज हो जाएगा। अगर फिर इसके बाद वो क्या करता है, इलेक्ट करता है कि हमें नहीं करना है ये सूट, हमें घर वाला बिजनेस करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर है दुकान है, पापा की दुकान का नाम चेंज करके छोटे भाई घर के बेटे का नाम डाल दिया, या कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल डॉट सन्स डाल दिया, है ना। तो अब इसमें क्या है, नाम वाम एडिट हो गया। अब इसमें क्या वो चाह रहा है कि अबैंडन करूं मैं, तो उसमें क्या है, गुलाब सिंह एंड सन्स नहीं डालेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, वेयर ही इलेक्ट्स टू अबैंडन द सूट और एप्लीकेशन, he shall, if a sole plaintiff or sole applicant, apply for an order to dismiss the suit or application on repayment of the cost incurred by the defendant or opposite party। वो चाहता है abandon करना, तो वो क्या है कि dismiss करेगा, करने के लिए बोलेगा, एप्लीकेशन लिखेगा और फिर इसके बाद क्या पैसा वैसा दे देगा। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो है बर्बाद हुआ है लोगों का बीच में, है, और विच मे हैव बीन पेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड। फिर इसके बाद क्या हो गया, एन एप्लीकेशन अंडर दिस रूल मे बी मेड एक्स पार्टे एप्लीकेशन हो जाएगी, बट कोई भी ऑर्डर जो है, नो ऑर्डर डिस्चार्ज अ नेक्स्ट फ्रेंड एंड परमिटिंग अ माइनर प्लेंटिफ टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम शैल बी मेड विदाउट नोटिस टू द नेक्स्ट फ्रेंड। अब देखो क्या, एक्स पार्टे एप्लीकेशन तो हो जाएगी पर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड को। नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 है
वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजोरिटी डिजायर्स टू रेपुडिएट सूट। वो क्या चाहता है कि वो सूट को रेपुडिएट करना चाहता है ना, यानी कि रिजेक्ट करना चाहता है, हटाना चाहता है। रिजेक्ट द बाइंडिंग फोर्स, रेपुडिएशन का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या है, वेयर माइनर को प्लेंटिफ ऑन अटेनिंग मेजोरिटी डिजायर्स टू रेपुडिएट द सूट। वो डिजायर करता है तो क्या करेगा, अप्लाई करेगा कि उसका नाम जो है वो स्ट्रक आउट हो जाए एज को प्लेंटिव। ठीक है, को प्लेंटिव के हिसाब से स्ट्रक हो जाए। वो कब होगा, जब वो नेसेसरी पार्टी नहीं होगा, तभी तो नाम स्ट्रक आउट हो जाएगा इजीली, है ना। तो शैल डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट ऑन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एडेड थिंग्स फिट। अब देखो पैसा वैसा तो इधर देना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद है नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन द नेक्स्ट फ्रेंड ऑन एनी को प्लेंटिफ एंड ऑन द डिफेंडेंट। नोटिस वगैरह उसको दे दी जाएगी और कॉस्ट ऑफ ऑल पार्टीज वगैरह जो है पे कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है वेयर द एप्लीकेंट इज अ नेसेसरी पार्टी टू द सूट द कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू बी मेड अ डिफेंडेंट। अब इसको जो है मैंने अलग तरीके से मार्क किया है, क्यों, क्योंकि जहां पे एप्लीकेंट जो है वो बोलता है कि मुझे वो नेसेसरी पार्टी है, वही मेन पार्टी है, तो क्या कोर्ट बोलेगा अब तो तुम डिफेंडेंट बन जाओ, है ना। नेक्स्ट इसके बाद है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट। इसमें क्या अनरीजनेबल इम्प्रॉपर सूट्स के बारे में है। देखो माइनर जो है वो चाहता है कि बड़े होने के बाद चाहता है कि सूट जो इंस्टीट्यूट हुआ था उसके नाम पे वो डिसमिस हो जाए। क्या हो जाए, डिसमिस हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि वो अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर, उसका कोई तुक नहीं बनता है बड़े होने के बाद, है ना। तो वो क्या चाहता है, डिसमिस करना चाहता है। तो इसकी जो नोटिस है, नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन ऑल द पार्टीज कंसर्न and the court upon being satisfied of such unreasonableness or impropriety may grant the application and order the next friend to pay cost of all parties in respect of the application and of anything done in the suit or make such other order as it thinks fit। ठीक है, रूल नंबर 14 में यही है कि क्या नोटिस वगैरह दे दी जाएगी, अनरीजनेबल इम्प्रॉपर सूट है तो वो भी डिसमिस हो जाएगा। देखो 12, 13, 14 में ये बताया गया कि किस टाइप के सूट्स जो है डिसमिस हो जाएंगे, है ना, 12, 13, 14 में। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि देखो 11, 10, 9, 8 में रिटायरमेंट रिमूवल वगैरह के बारे में हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर इसके बाद 5, 6, 7 में देखो 3-3 के सेट्स मोस्टली बने हुए हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिसिप्ट और एग्रीमेंट भी हो जाएगा, बिना परमिशन के नहीं हो सकता कुछ भी। देखो माइनर का कोई, देखो हर चीज जो है वो माइनर के बेनिफिट के लिए है, इसीलिए ये सब चीजें की गई हैं। तो बेनिफिट ऑफ द माइनर को नजर में रखते हुए हम इस ऑर्डर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम जब भी ये ऑर्डर पढ़ेंगे हम ये सोचेंगे कि देखो ये एक माइनर के बेनिफिट के लिए है और यही इस चैप्टर की फीलिंग है। तो सीपीसी की फीलिंग जो है हर एक ऑर्डर हर एक चीजों से लेकर के बनेगी। ठीक है, यानी कि हर एक ऑर्डर को आप समझोगे तो हर एक ऑर्डर उसकी जगह प्लेस कर सकोगे। यानी कि यू हैव टू नो कि जिन्होंने ये ऑर्डर वगैरह बनाया, जिन्होंने ये प्रोसीजर बनाया, उन्होंने क्या सोच के बनाया होगा कि किसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके तुक्के लगने बहुत आसान हो जाएंगे और आपको जो है चीजें बहुत ज्यादा इजीली समझ में आने लगेंगी। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और प्लीज डू सब्सक्राइब। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, लोगों तक फैल रही हैं, तो मुझे जो है एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे जो है, एंड ऑल्सो इट विल मेक मी हैप्पी। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, इट्स जस्ट अ क्लिक। ओके, सो थैंक यू, आई होप एवरीथिंग गोज वेल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।